कहीं ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर वाला डिफरेंस तो आपके दिमाग में नहीं है कि शायद पब्लिक सेक्टर में रहें, गवर्नमेंट जॉब करें तो ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब होगा? जिले में न्यायपालिका होती है, जिला न्यायपालिका में डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? बाय होम डिस्ट्रिक्ट जज इज अपॉइंटेड. And suppose you have to find out like which industries or which sector needs to be promoted over the different industrial parks of the Uttar Pradesh. So how will you prioritize which sector needs to be focused on first? Recently, truck drivers went on strike. This was in news. What was the reason of that strike? प्रिंस कुमार. Please. Thank you, sir. प्रिंस कुमार, जी सर. अपने बारे में बताइए. सर मैंने अपना क्लास 10th और 12th कृष्ण कॉन्वेंट स्कूल दीदारनगर गाजीपुर से किया हुआ है. ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत से किया हुआ है. उसके पश्चात 2 साल मैंने फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड में काम किया है. जी सर. ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड या ऑटोमोबाइल सेक्टर, जी सर. इंडिया में इसका क्या फ्यूचर है, क्या लग रहा है आपको? सर इंडिया डेवलपिंग मार्केट है और मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है और इंडियन इकोनॉमी भी ग्रोथ अच्छी कर रही है. तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पैरेलली ज़्यादा स्कोप है इंडिया में सर. जी सर. तो आप तो एक जगह पर थे, फिर सिविल सर्विसेज के लिए आपने ऐसा क्यों किया? आपका सेक्टर भी ग्रोइंग सेक्टर है. जी सर. सर मैं फिएट में 2 साल एज ए सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर काम कर रहा था और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना है क्योंकि यहाँ पे मुझे डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा. वेरियस सेक्टर्स में काम करने का मिलेगा, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, गवर्नमेंट. जी सर. कहीं ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर वाला डिफरेंस तो आपके दिमाग में नहीं है कि शायद पब्लिक सेक्टर में रहें, गवर्नमेंट जॉब करें तो ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब होगा? सर एक तरह से यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है और मुझे इंडिया में ज़्यादा रहने का मन करता है यहाँ के, क्योंकि मैं कॉलेज में था तो एनसीसी और रोटरी क्लब का भी पार्ट था. तो मुझे लगता था शुरू से कि एक तरह से एक झुकाव था शुरू से ही कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है. और 2 साल जॉब करने के बाद मुझे बाहर जाने का चांस बन रहा था. तो मैं सोचा कि नहीं, मुझे अपनी कंट्री में रहना है, यहीं पे काम करना है, खुद सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए. जी सर. सर यूपी में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कौन सा सेंटर है? सर अभी तो नोएडा है, जहाँ पे होंडा कंपनी है नोएडा में, वहाँ पे यामाहा भी है. और लखनऊ में आपका टाटा मोटर्स यहाँ पे ट्रक्स बनाती है. जी सर. क्या नाम है उस कंपनी का लखनऊ में? टाटा मोटर्स सर. टाटा मोटर्स. जी सर. अच्छा. गाजीपुर ये किन नदियों पर है? सर गंगा पे. और भी कोई रिवर? जी सर. 8-9 नदियाँ हैं सर वहाँ पे बेसिकली, जैसे कि कमनासा हो गई. अच्छा. जी सर. कोई ऐसी रिवर जो लखनऊ में भी हो और गाजीपुर में भी मिले आपको? गोमती रिवर सर. अच्छा. जी सर. श्योर हैं आप? जी सर. तो अभी G20 का एक वेन्यू लखनऊ भी बना था. जी सर. और इसके अलावा दूसरे शहर भी बने, क्या डिफरेंस था? सर लखनऊ हमारा कैपिटल है सर और टोटल उत्तर प्रदेश में 4 जगह हुई थी. आगरा में हुआ था, नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था और वाराणसी में हुआ था सर. लखनऊ हमारा कैपिटल है और यहाँ एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हुआ हमारा G20 समिट का. उससे पहले इन्वेस्टर समिट भी हुआ था. तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये मैसेज गया कि उत्तर प्रदेश जो है काफ़ी ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे, डेवलपिंग है. और ये सर. इन्वेस्टमेंट को लेके आपके क्या विचार हैं? केवल MOU ही साइन होंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या कुछ रियल में भी इन्वेस्टमेंट होगा?
सर मुझे होपफुली होना चाहिए, और अभी तो अच्छा एक स्कोप दिख रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। एमओयू साइन हुए तो पहला स्टेप है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उसके नेक्स्ट स्टेप के दरवाजे खुलेंगे। अच्छा, आप एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जी सर। इनसाइड द यूपी गवर्नमेंट। जी सर। आप क्या करना चाहेंगे कि एमओयूज जो रियलिटी में बदलें, जी तो सर। उसके लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे? सर अगर जो एमओयू साइन हुए हैं, अगर कोई भी कंपनीज को कोई दिक्कत आ रही है, अड़चने आ रही है, या किस तरह की दिक्कतें आती जैसे हैं? कि प्रोजेक्ट क्लियरेंस हो गए सर, या फिर अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया या लैंड एक्विजिशन में इशू आ रहा है, तो उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा सर। और सेफ्टी का भी ध्यान दिया जाएगा, और उनको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज आ रहे हैं या रिक्वायरमेंट्स होंगे उनको तो वैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस तो इनका स्कीम चल रहा है, जी सर। तो इसमें क्या इम्प्रूव किया जाए जो रियलिटी में ये बदले? सर अभी तो गवर्नमेंट यही प्रेजेंट कर रही है कि बहुत जो अभी हमारा सिंगल विंडो क्लियरेंस जो निवेश मित्रा है, इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगल क्लियरेंस मोड है सर। तो अभी तो उम्मीद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने वेरियस स्टेप्स जो लिए हैं वो फ्रूटफुल हो जाए। जी सर। अच्छा फ्रेंड्स, आप इस समय यूपी की क्या समस्याएं देख रहे हैं, क्या है प्रॉब्लम्स यूपी में? जी सर, मुझे लगता है कि थोड़ा रीजनल ग्रोथ में इम्बैलेंस है सर, रीजनल डेवलपमेंट में इम्बैलेंस है, और इन्वेस्टमेंट का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, और जो एजुकेशन सेक्टर में भी इम्प्रूव कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और गवर्नमेंट वेरियस स्टेप्स ले भी रही है उसके लिए कि इसमें सुधार हो। लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, तो कुछ ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बताइए जिससे कि रीजनलिज्म जो डिस्पैरिटी है, रीजनल डिस्पैरिटी इन यूपी, उसको ओवरकम करने की बात हो सकती हो। जी सर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू था सर, जैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न और पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश या फिर बुंदेलखंड का रीजन हो, तो गवर्नमेंट इस समय इस एरिया को, जो पूर्वांचल हो गए चाहे बुंदेलखंड हो गए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क कर रहे हैं, जैसे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया। गवर्नमेंट ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स लाई है आपके बुंदेलखंड में, डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट लाई है जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश से लेके सदर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड रीजन को कनेक्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ओवरकम दिस इम्बैलेंसेस सर। एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और कॉरिडोर में क्या डिफरेंस है? सर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में कॉरिडोर कहने का मतलब कि सर वहाँ पे सारी चीज़ें अवेल हो जाएंगी, जो अगर कोई इंडस्ट्रीज डाल रहे हैं तो उस रूट्स पे सारी चीज़ें अवेल हो जाएंगी उससे रिलेटेड सर। जी सर। तो हमारे यूपी के पास क्या ऐसा मिनरल या कुछ रिसोर्सेस हैं जो बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर की बात कर सकें? सर प्रॉपरली मिनरल्स की तो या इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या है, क्या मिल सकता है डिफेंस कॉरिडोर को? यहाँ पर टेक्नोलॉजी मिल सकती है, या मटेरियल मिल सकता है, या ह्यूमन रिसोर्स मिल सकता है? जी सर। तो कौन सी हम कॉरिडोर मींस पासिंग लेन्स हैं, पासिंग बाय लेन्स, इफ वी आर नीडिंग समथिंग तो वी कैन एक्सचेंज द थिंग। यस सर। हम उसे ले भी सकते हैं। तो ऐसा क्या बुंदेलखंड में पास होते समय हमें ऐसा मिल सकता है? सर बुंदेलखंड में सर ह्यूमन रिसोर्स मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। कि इंडिया के पार्लियामेंट ने जी सर। एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया था जी सर। लेडीज़ के बारे में, सॉरी सर, वोमेन के बारे में, yes, sir, महिलाओं के बारे में। यस सर, यस सर। ये कौन सा नंबर है संविधान के संशोधन का? सर 106 106th अमेंडमेंट है। कितना रिजर्वेशन दिया गया है? सर 33% की बात कही गई है। जी। जिले में न्यायपालिका होती है, जी सर। जिला न्यायपालिका में जी सर। डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? बाय होम डिस्ट्रिक्ट जज इज अपॉइंटेड? सर ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। जी सर। ओनली? नो सर, इज गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस एंड विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ Yes, sir. पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं जी सर। प्रदेश में, उसके चेयरमैन को हटाना है, जी सर। कौन हटाएगा, कैसे हटाएंगे? सर उनको प्रेसिडेंट हटा सकते हैं सर। करेक्ट। जी सर। प्रोसेस क्या होगी? सीधा हटा देंगे?
नहीं सर, अगर कुछ इसमें अप्रूवल चाहिए होगा सर। किसका? सॉरी सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसकी स्टेटस हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। जी सर। जो आपका चेयरमैन होता है जी पब्लिक सर्विस कमीशन का, जी सर। वो हाई कोर्ट के जज के बिल्कुल इक्विवेलेंट माना जाता है। जी सर। तो मानी हुई बात है, हटाना भी है तो लाइक वाइज जज ऑफ द हाई कोर्ट, उसका Yes. आंसर। एक छोटा सा जवाब सीधा सा, लाइक वाइज जज ऑफ द हाई High कोर्ट, Court, yes. ठीक है ना। भारतवर्ष में बहुत ज़माने से छुआछूत बहुत चली आ रही है। जी सर। संविधान बना तो हमने एक संविधान के एक आर्टिकल में इसको डाला गया कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जी सर। आप मेंशन कर सकते हैं व्हाट इज दैट आर्टिकल? आर्टिकल 17 सर ऑफ द 17, कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है। अब आर्टिकल 108 है एक संविधान में, जी सर। जिसमें ज्वाइंट सेशन की बात कही गई। जी सर। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों इकट्ठे सारे मेंबर्स बैठे हैं, दे असेंबल टुगेदर एट वन प्लेस, जी सर। देन हु प्रिसाइड्स? सर स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जी सर। जो पंचायतें हैं हमारे यहाँ की, जी सर। उन पंचायतों में एक नियम बना हुआ है, सभी लोगों को पता है जी सर। कि राइट टू वोट जो है जी सर। वो 18 ईयर्स के लोगों को है, जी सर। ठीक है ना। जी सर। और 25 और 30 की एज दी हुई है। तो अगर मान लीजिए गांव का, बड़ा सवाल समझ लीजिएगा, गांव का प्रधान या उसका कोई मेंबर चुना जाना है, ठीक है, और उस व्यक्ति की उम्र 25 नहीं है, जी सर। 25 नहीं है, तो क्या कम हो सकती है 25 के अलावा? जी सर। कितनी हो सकती है? सर 21 साल तक है सर। 21 साल हो सकती है। डेफिनेटली प्रिंस, आपने अच्छा इसका जवाब दिया है, वो बहुत अच्छा है। और ठीक है, हमारे ख्याल से लेटेस्ट आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, व्हाट इज द करंट साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश? सर आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश? यस सर। Okay, perfect. What is the current economy size of Uttar Pradesh? So it's approximately 24 lakh 37, 24 lakh crore approximately, sir. 24 lakh crores approximately. Yes, sir. So what do you see? I mean, is it in a uprising, increasing trend, or it is a decreasing trend? What has been changed in last 4-5 years? So it's increasing since last 4 to 5 years by the with approximately 7% of the growth rate. CAGR or annual growth? It's cumulative, sir, of 4 or 5 years. For 5 years cumulative, it is 10% actually. Yeah. It was about 10.7 4 years back. Now it is improved. Yes, sir. Now, what is the ambition that UP government is having for its economy? Sir, we are aimed to make our economy 1 trillion by 2027. Okay. And being an officer in the Uttar Pradesh government, if you had been given responsibility for this, Yes, sir. so what will be your key planning agendas? First of all, I will try to implement all those projects which government is planning to achieve this target with just like the investment summit which we have done. First of all, I will try to implement on ground. This would be the first thing, and second point will be like we will focus on the smooth implementation of the law and order. And there should not be hurdle. Third will be the education sector. We will try to promote more skill, avail the more skilled laborers. And suppose you have to find out like which industries or which sector needs to be promoted over the different industrial parks of the Uttar Pradesh. Yes, sir. So how will you prioritize which sector needs to be focused on first? So I think we must focus on the agriculture sector because UP is an agrarian economy. We can focus on it. Government is doing a lot of things like implementing food processing, focusing on the food processing industries. So if we target that sector, it would be more advantageous. Then after the defense sector, the government is also focusing on that sector.
So these are the most important thing we should focus on that. So any achievements you can remember that government of UP has achieved, as we also spoke about the defense corridor. Yes, sir. So attracting any investment in the defense corridor, you remember? Any achievements in this area? As you also mentioned that defense has to be one of the priority sector. Yes, sir. I am not able to recall the name of that particular weapon, but government has collaborated with Russia to make that weapon in Amethi, HAL Amethi. Assault rifle. Assault rifle. But yes. that is not the part of the defense corridor. Yes, sir. I am talking in the context of defense corridor specifically. Sorry, sir, I am not able Do to. you know the company by name Bharat Dynamics Limited? Yes, sir. What is its product? Sorry, sir. So they are the first people who are investing in the defense corridor park Okay. Okay. in Sir. India. How many packets are there of the defense corridor? 6. 6 packets. Yes, are there. sir. Which one is the first packet towards the Delhi? Aligarh. What Agra. is the plot size, land size there? Sorry, sir. No problem. Recently, there has been unveil or release of Rahat Wani Center. Sorry, sir. Huh? Sorry, sir. I don't. Okay, what is the framework for the disaster management? Yeah, sir. State or national, sir? Let's talk about the state first. Chief Minister is at the top of the ladder. Then the secretary. Then after the district magistrate of district, and so on. No, but you are missing the key players, that is SDRF and NDRF. So Yes, sir. Do we have SDRF or do all states have SDRFs? No, sir. All states still some of the states don't have SDRF. If there is a disaster, let's say, Yes, sir. so what will be your course of action? First of all, I will try to avail the medical, call the SDRF team. Parallelly, I will contact with the medical team, and the third I'll try. It's all will be the parallelly after, or I'll make a team. Some of the. Okay, let me help you. There is a 3R framework Yes, sir. in disaster management. Okay, sir. So what is that framework? Rescue, relief and rehabilitation. Yes, This sir. should be the order for the Yes, sir. implementation of a disaster management. Yes, sir. Suppose in the process of relief, there is a group of people, so and you have limited resources to rescue them. Okay, sir. What will be your priority? My first priority will be the children's and the women, and then after the men. Yes, sir. Wouldn't you like to prioritize the differently abled people first? Yes, sir. Sorry. Okay, not an issue. Just move on. आजकल जाति जनगणना की बहुत बात हो रही है. जी सर. जाति जनगणना के पक्ष में या विपक्ष में आप अपनी बात रखना चाहें? सर दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं. तो सर अभी एक स्टैंड हमारे स्टेट का भी क्लियर है कि हमें जाति जनगणना नहीं चाहिए. तो आई ट्राई टू बी विथ द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. जैसे कि सर जाति जनगणना से सबसे प्रॉब्लम ये हो सकता है कि पोलिटिसाइजेशन ज़्यादा हो सकता है. और दूसरी चीज़ ये होगी कि आपस में इनइक्वालिटी भी बढ़ सकती है. जाति जनगणना से एक दूसरे के प्रति द्वेष भी बढ़ सकता है. और हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि इक्वालिटी बढ़े सोसाइटी में. और गवर्नमेंट कोई भेदभाव भी नहीं कर रही है एक दूसरे के प्रति. सबका साथ सबका विकास के साथ एजेंडे के साथ हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है. तो सर ठीक है सर. So, Prince, यस सर. you have done BTech from NIT Surat. यस सर. How do you implement your technological experience and knowledge in administration? Sir, as an electronics engineer, yes sir. Sir, today government is promoting e-governance in each and every domain of the governance administration.
just like suppose DBT and Jam Trinity, promoting artificial intelligence. So as an electronics engineer, I know the basic of these things. I know the challenges which we are going to face, technical problems, implementation issues. So it will help me to understand the problems, implementation. Yes, sir. Okay, tell me some negative points of DBT. Okay, negative points, sir. Maybe I think, sir, the purpose which for the purpose which the DBT is issued for the people, they are not utilizing it. The first point will be this one. It may lead to domestic violence. Suppose we are giving DBT some remuneration to the family and women. It might lead to the domestic violence between problems between the husband and wife. Yes, Okay. currently I Any three DBT schemes which you know right now? yes, PM Kishan is the first one, MG Narega, and the third one Kanya Sumangala Yojana. Government is giving. What is Kanya Sumangala Yojana? And what is the objective of Kanya Sumangala Yojana? Government is supporting. Government is trying to promote the birth of girl child and provide incentive to the citizens, those who are going to have a daughter. Government is giving financial incentive of 50,000 rupees with a 6 installment, that would be from birth to till the age of 18. Yes, sir. Okay. Any specifics? The difference between Janani Suraksha and Kanya Sumangala? Janani Suraksha Yojana, government is providing 6,000 rupees to the pregnant women. Some of them pre-delivery of the child and some after the some of the amount after the delivery of the child. Yes. Recently, truck drivers went on strike. Yes, sir. This was in news. What was the reason of that strike? Yes, sir. Government has come up with an amendment in the CRPC and IPC and come with Bharat Nyaya Sanhita 2023, and there is a provision in Article 106 of the Bharat Nyaya Sanhita that if any accident happened due to the negligence and rash of the driver, then driver will be penalized for this 7 lakh rupees fine and 10 years of jail. Yes, sir. That's why the drivers are protesting. That So, what is your take on this issue? Sir, the reasons which drivers are providing, we must hear that sometimes they have to leave the spot because the public mob gets angry and violent. So, it might be possible that it's not their fault. So we must hear them and we must review the penalty. Yes, sir. So, in every accident, there are two conditions. Right, sir. One in which the driver informed to the nearby police station. Yes, sir. Another is he escapes away. So, is there any difference between the penalties offered by government? Yes, sir. What is the difference? I am not knowing the exact penalty, sir, but I think 2 years something maybe, but sorry. So, do you think that these amendments should be repealed? We must think about it, sir. We must review the penalty and we must hear each and every one. We are in democracy, sir. Okay. We must. Thank you. Sir.